हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 1 जुलाई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं। हमारी टीम फ्री एसे एंड फ्री एथिक्स लाइव वैल्यूएशन आप सभी को प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर सर होगा क्या, जैसे आपने 3 जुलाई को आप लिखोगे अपना एसए का टेस्ट, उसी तरह से आप 5 जुलाई को लिखोगे अपना एथिक्स का टेस्ट और उनका आपको नेक्स्ट डे आपको उनका लाइव एवेल्युएशन और लाइव डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर आप जानते हो ना कि एससी और एथिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए, राइट। अगर मेंस में अच्छी रैंक लेकर आनी है, कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लेकर आने ताकि फाइनल रैंक अच्छा आए, तो एससी और एथिक्स के अंदर आप बहुत अच्छा एक पोटेंशियल रहता है कि आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आप में से जो भी एस्पिरेंट्स मेंस लिख रहे हैं तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपका लेट्स से कोई फ्रेंड है जो कि इस बार मेंस लिखने जा रहा है तो उनको भी इन्फॉर्म कीजिए इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्योंकि ट्रस्ट में ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका जो मैं लिंक होगा नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां पर भी जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली और भी इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर इस नंबर्स पे भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भूलना नहीं है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना जो इस पर लिख रहे हैं, दोनों तरह से आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। थोड़ा गवर्नर के बारे में हमने पढ़ना है। सर ऐसा क्या रीजन हो गया कि गवर्नर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं? देखो, दरअसल में ना हम बात करें अगर तमिलनाडु की, तो वहां पर जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं, आपस में काफी लंबे टाइम से थोड़ा ना रिश्ते उनके ठीक नहीं चल रहे। और अभी क्या हुआ है, जो तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि जी, उन्होंने ना वहां के एक मिनिस्टर हैं वी सेंथिल बालाजी, उनको डिसमिस कर दिया है। कहने का मीनिंग क्या है कि गवर्नर ने एक मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा कभी शायद नहीं देखा गया। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर देखो, आप नोटिस करो, क्या एक गवर्नर ये सारी चीजें कर सकता है? क्या एक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है बिना मतलब कि अगर मान लो कुछ भी रीजन होता है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ जाता है, ठीक है। किस तरह से हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, तो थोड़ा इसलिए चलो थोड़ा गवर्नर के बारे में हम जान लेते हैं। दरअसल में आप नोटिस करोगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स के अंदर ये बात करी है कि जो गवर्नर को ना बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। अभी रिसेंटली अगर मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूं, जो अभी बात हुई थी ना, जो उद्धव ठाकरे जी के कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात करें शिवसेना के केस में, तो बहुत लंबा महाराष्ट्र के अंदर चला कि हाँ कैसे ये वर्क होगा, ठीक है ना, कौन सी उद्धव ठाकरे वाली सेना ठीक है या दूसरी वाली शिवसेना ठीक है। तो वहां पर गवर्नर का रोल भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। उसके अलावा भी एक 1974 की हमारे पास रूलिंग है, शमशेर सिंह केस था, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसके अंदर भी हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या बोला था कि कहीं ना कहीं गवर्नर को बहुत ही ध्यान से काम करना चाहिए, और गवर्नर जो काम करता है इट इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस तरह की चीजें वो नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कहने का मतलब क्या, गवर्नर को जो भी काम करना है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर वो अपनी डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने के पास नंबर्स नहीं है सरकार बनाने के लिए, तब गवर्नर के पास एक तरह की डिस्क्रिशन है कि वो किसी पार्टी को बुला सकते हैं ताकि वो मतलब इनविटेशन दे सकते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अगर मान लो उनको लगता है कि किसी ने मेजोरिटी लूज कर दिया, उस केस में वहां की जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस किया जा सकता है, ठीक है, अगर वहां पे मेजोरिटी लूज हो गया। तो इस तरह से कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, बट अदरवाइज गवर्नर शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि इस केस में होता हुआ हमें नहीं देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से आज हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। गवर्नर आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, साथ ही साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से ना इनका एक डुअल रोल हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं गवर्नर साहब का, ठीक है। इनकी जो एग्जेक्टिव पावर है आर्टिकल 153 से 167 ऑफ पार्ट 6 में आपको देखने को मिल जाएगी। चीफ मिनिस्टर आप जानते ही हो रियल हेड होते हैं, और टाइटल और हेड हमें गवर्नर देखने को मिलता है। सिमिलर जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो लगभग वैसा ही है। तो इस तरह से आप जान गए कि डुअल रोल है। बाकी इनकी अगर हम थोड़ा पावर्स की बात करें तो आप जानते होंगे कि जो भी कहीं ना कहीं डिसीजंस हैं वो इन द एग्जेक्टिव जो डिसीजंस हैं वो गवर्नर के साहब के नाम में ही अंदर ही लिए जाते हैं। तो ये जो भी अपनी पावर्स को एक्सेस करते हैं या तो डायरेक्टली होते हैं या फिर जो भी ऑफिसर्स इनके सबॉर्डिनेट होते हैं, ठीक है। डिसीजन हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है ना। एग्जेक्टिव पावर उन सभी मैटर्स के रिगार्डिंग एक्सटेंड करती है जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉज बनाने की।
इसी तरह से चीफ मिनिस्टर साहब को ये अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, आपके एडवोकेट जनरल हो गया, चेयरमैन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हो गया, उन सभी को ये अपॉइंट करते हैं। उसी तरह से जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके ये चांसलर भी होते हैं। ये इनकी कुछ थी एग्जीक्यूटिव पावर्स। कुछ लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो बिल्स को असेंट देना हो गया, ठीक है, स्टेट असेंबलीज को समन करना, उनको डिसॉल्व करना, उनको प्रोरोग करना, ये सारे काम कौन करता है? गवर्नर साहब ही करते हैं। जिन स्टेट्स के अंदर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी की बात कर लीजिए, आप बिहार की बात कर लो, आप कर्नाटका की बात कर लो, महाराष्ट्र, इस तरह से अराउंड आई थिंक 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। तो वहाँ पर 1/6 ऑफ द मेंबर्स को नॉमिनेट करना भी गवर्नर साहब के अधिकार के अंतर्गत आता है। बाकी लेजिस्लेचर को एड्रेस भी करते हैं, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है साल की, एंड जब कोई नई हमें असेंबली के अंदर नई सरकार बनती है तब भी उसकी पहली मीटिंग को ये एड्रेस करते हैं। एक जॉइंट सिटिंग हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के ऊपर एमएलए को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स थी। फाइनेंशियल पावर्स के अंदर आप जानते ही हो कि मनी बिल हो तो इंट्रोड्यूस करना हो तो गवर्नर साहब की वहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है ना। कोई डिमांड फॉर ग्रांट नहीं करी जा सकती एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। जो बजट होता है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इंश्योर करते हैं कि गवर्नर के दोनों हाउसेस के सामने रखा जाए। अगर मतलब सिर्फ असेंबली है तो उसके सामने, अगर जिन स्टेट्स के अंदर काउंसिल भी है तो दोनों हाउसेस के सामने रखा जाए। उसी तरह से आप नोटिस करोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर करते हैं। ध्यान रखना, हाई कोर्ट जजेस को ये अपॉइंट नहीं करते, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हाई कोर्ट जजेस की ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है ना। एंड इस तरह से ही आप नोटिस करोगे कि जब भी जजेस को अपॉइंट किया जाता है इन स्टेट हाई कोर्ट तो इनको कंसल्ट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पार्डन पावर्स की अगर बात करें तो चाहे आप कोई भी पावर देख लो, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर डेथ पेनल्टी को यहाँ पे ये पार्डन नहीं कर सकते। एक देखो, आज से 2-3 साल पहले की बात है आई थिंक, उस टाइम पर ना एक हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि गवर्नर डेथ सेंटेंसेस को पार्डन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसको अगर आप थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो हमें ये क्लियरली पता लगता है कि वहाँ पार्डन को गलती से यूज कर लिया गया था। पार्डन का मतलब उन्होंने मिड से इंटरप्रेट कर लिया था, पर यहाँ पर यही लाइन आपकी करेक्ट होगी कि डेथ पेनल्टी को गवर्नर साहब नहीं कर सकते पार्डन, ठीक है। उसी तरह से कोर्ट मार्शल के द्वारा जो भी सेंटेंसेस पनिशमेंट होती हैं उनको भी पार्डन नहीं किया जा सकता। ये कुछ गवर्नर की रिगार्डिंग बातें थी जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। बाकी मेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी आप नोटिस करो, जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स हैं वहां पर भी उसको एज एन एग्जांपल आप अपने आंसर्स के अंदर डेफिनेटली आप कोट कर सकते हो, ठीक है। देखो, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है। आप सभी लोग ना, काफी डिमांड थी आप सभी की कि सर मेंस के लिए बताइए कुछ चीजें कि कैसे हम मेंस की भी तैयारी करें, क्योंकि फिल्म तो हम चलो कर ही रहे हैं, पर मेंस का भी बताइए। देखो, एक तो इस पर्टिकुलर चैनल पर ही मैंने एक वीडियो डाली थी, ठीक है ना, कि कैसे हम मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जैसे गुड गवर्नेंस के ऊपर एक क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किया था। इस तरह के मैं और भी कोशिश करूंगा कुछ और वीडियोस बनाने की, तो एक तो उनको फॉलो करो। साथ ही साथ आपके लिए ना हमारी टीम की तरफ से फ्री मेंस आंसर राइटिंग चल रही है। यहाँ पर सर क्या होगा, यहाँ पर ना अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे pwonlys.com, यहाँ पर आपको मेंस का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे फर्स्ट आपको आएगा फ्री मेन आंसर राइटिंग, ठीक है। इसके अंदर आप जब जाओगे तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ये 30 जून कल का क्वेश्चन है, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। तो कोशिश करो इसको अटेम्प्ट करने की, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपका जो पेज खुलेगा, वहां कमेंट्स के अंदर ना जाके आप इस तरह से अपनी पिक्चर्स को, जो आपने आंसर लिखा, उनको आप अपलोड करो, ठीक है। हमारी टीम इस तरह से फिर काफी अच्छा उनके रिगार्डिंग रिव्यू देगी कि कहाँ कहाँ पे आपने गलतियां करी, क्या आप बेहतर कर सकते थे, ठीक है ना, क्या इश्यूज हैं, कैसे उनको रिजॉल्व करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि जो भी आज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, उनको जाके आप अटेम्प्ट कीजिए, हमारी टीम रिव्यू देगी। इसी तरह से ही आंसर राइटिंग होती है, कोई जादू की छड़ी नहीं है आंसर राइटिंग। ये टाइम लगता है और आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आप इसको अटेम्प्ट अच्छे से करो। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि आप डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट्स करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो सर ये समझेंगे कि आखिर ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है। तो इसको रिलीज किया जाता है आईएमडी के द्वारा। कई जगह आईएमडी भी देखने को मिलता है, वो सेम ही बात है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको रिलीज करता है। सर ठीक है, पर ये है क्या, नाम क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है। कहने का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, वहां पर वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए कैसी कैसी पॉलिसीज ले रही है।
ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ की जीडीपी कैसे मूव कर रही है, प्रोडक्टिविटी को कैसे हम कहीं ना कहीं इनहेंस कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें भी आप नोटिस कर सकते हो कि वहाँ पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया है। ठीक है ना। क्या गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है या नहीं है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है उनकी, बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है, ये अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है ना। कुछ और चीज़ें भी आप देख सकते हो कि क्या वहाँ पे मतलब कॉम्पिटिटिवनेस की ना अगर हम बात करें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट की बात भी आती है कि क्या हमने पोल्यूशन को कंट्रोल किया या नहीं किया। वहाँ का जो एक्सचेंज रेट है क्या वो स्टेबल है, कि ऐसा तो नहीं कि $1 इक्वल टू कभी 85 हो गया, कभी 90 हो गया, कभी 60 हो गया। ऐसे तो नहीं कि एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस नहीं ना हो पाएगी अगर स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग पैरामीटर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो IMD यूज करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को रैंक करने के लिए। अब देखो जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि हमारे पास जो कुछ कंट्रीज है, जैसे आप डेनमार्क की बात कर लो, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये तो आपको लगभग ना हर पर्टिकुलर रिपोर्ट के टॉप पे ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। ठीक है, टॉप 3 पोजीशन इन्हीं की है टोटल 64 इकोनॉमीज में से। बाकी आप नोटिस कर दो, जैसे यूएस हो गया, ये भी आपको टॉप 10 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। यूरोपियन रीजन की बात करें तो ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है। ठीक है ना। आयरलैंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कि पिछले साल वो 11वें नंबर पे थे, इस बार वो दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिल जाएंगे। अब एक चीज इस रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट करी ना कि जो ज्यादातर कंट्रीज टॉप में हैं ये थोड़ी छोटी कंट्रीज हैं। अब छोटी कंट्रीज के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ फायदे भी हो सकते हैं। इन्होंने ना अच्छा खासा फायदा उठाया जो छोटी कंट्रीज ने, फायदा इन द सेंस की जैसे मार्केट एक्सेस का हो गया, ट्रेडिंग पार्टनरशिप पे इनको थोड़ा फायदा मिल रहा है। ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली इनके इंस्टीट्यूशन वगैरह भी काफी अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें इनको यहाँ पे फायदा मिला है। सर इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक हमें 40th देखने को मिला है। पिछले साल हमारा रैंक था 37, हम 3 स्पॉट नीचे आए हैं। पर पिछले सालों की बात करें, उससे पहले की अगर हम बात करें तो 43rd रैंक पे थे, तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है, बट पिछले साल के मुकाबले हम 3 स्थान नीचे गिरे हैं। अब नोटिस करो कि इंडिया ने कहाँ कहाँ पे अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है हमने एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के अंदर, ठीक है, कंपनसेशन लेवल्स के अंदर, और पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर हमने इंप्रूवमेंट यहाँ पे करी है। ठीक है। गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंदर भी हमने प्रोग्रेस करी है, पर कहीं ना कहीं बिजनेस एफिशिएंसी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ी हमें गिरावट या फिर हमें इसमें थोड़ा हम लैग कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी मैंने आपको बताया ही कैसे कैसे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर इनका फोकस है। पहली बार 1989 के अंदर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक इस तरह से लेकर आई गई थी ताकि चेक किया जा पाए कि कैसे कैसे कंट्रीज परफॉर्म कर रही हैं। अब नोटिस करना कि ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट निकाला जाता है उनमें 2/3 वेटेज दिया जाता है आपके पूरे और पूरे डेटा को, यानी कि जैसे जीडीपी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीजें डेटा बेसिस पे होती हैं। बाकी जो 1/3 वेटेज है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है सर्वे को, कि जैसे 6400 सीनियर एग्जीक्यूटिव से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे सर्वे किया जाता है, 92 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके, एंड उसके बेसिस के ऊपर ये 1/3 वेटेज उनको दी जाएगी। तो इस तरह से ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्क करता है। अब ध्यान रखना, एक तो है हमारे पास ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या फिर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, जो अभी हमने डिस्कस करी, ये तो IMD ही रिलीज करता है। पर एक है हमारे पास ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को बहुत ही ध्यान से समझना है। रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो कौन है, वो हमारा IMD है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज क्लाइमेट क्लॉक को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको ना बस एग्जांपल समझाता हूँ, अगर आपको इसका मीनिंग समझ आ गया ना तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपने कभी एग्जाम दिए होंगे, आई एम वेरी श्योर, जैसे ना कि लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि आपका एग्जाम 50 मिनट का है और मैंने आपका यहाँ पे टाइमर लगा दिया। तो जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा ना तो वो आपको दिखाता रहेगा कि अब 49 मिनट 51 सेकेंड बचे हैं। फिर ये कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, आपको ना कहीं दिखता रहेगा कि हाँ यार टाइम कम हो रहा है। फिर जैसे लास्ट में मान लो बच गए 10 मिनट 5 सेकेंड बच गए, अब आपको लगेगा कि नहीं यार, अब मुझे ना बहुत अच्छे से बहुत तेजी से काम करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब जब इस तरह से टाइमर क्लॉक्स होते हैं, कहीं ना उससे हमें एक एफर्ट डालने की ना वो आती है कि नहीं यार मैं और एफर्ट डालूं, मैं और एफर्ट डालूं, मैं जितना कर सकता हूं उतना करूं। ठीक है कि नहीं। ये चीज होती है, मतलब ये चीज साइकोलॉजिकल, आप सभी जानते भी होंगे। अब यही सेम चीज ना क्लाइमेट के केस में भी तो होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आप लोग जानते हो कि हमारे कुछ टारगेट्स हैं, जैसे हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो टेम्परेचर इंक्रीज है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको रोक पाए। ठीक है ना। मतलब वैसे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का है, पर हमारी कोशिश है कि उसको हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रोक पाए। ठीक है। अब टेम्परेचर यहां तक पहुंच पाए उसके लिए हमारे पास पता होगा ना कि हम कितना कार्बन एमिशंस या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हम और कितना कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मेरा पॉइंट है कि और कितना कार्बन बजट हमारे पास बचा हुआ है जिसको हम एमिट कर सकते हैं।
बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तो हम यहाँ नहीं ना पहुंचे, अभी तो 1.1 या 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो हमें पता है कि अच्छा अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है तो कितना कार्बन बजट हमारे पास बचा हुआ है। ऑन द अदर हैंड हमें ये भी पता है कि हम हर साल दर साल कितना, मतलब हमारा कार्बन एमिशन की रेट क्या है, कि हम कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो दोनों चीजें हमें पता है। तो क्या मैं उसके बेसिस के ऊपर टाइम नहीं निकाल सकता? मान लो मुझे पता है कि यार मुझे 450 यूनिट काम मैं अभी करना बचा हुआ है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, और मैं हर साल काम कितना करता हूँ, 50 यूनिट। तो आप मुझे बता दोगे ना सर मेरे पास 9 साल बचे हुए हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट क्लॉक के अंदर क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कितना कार्बन बजट हमारा बचा हुआ है और करंट रेट ऑफ हमारी कार्बन एमिशन कितनी है। तो इस तरह से जो क्लॉक है ना, ये 6 साल 256 दिन जो दिखा रहा है, ये और कुछ नहीं है, यही दिखा रहा है कि कितने साल हमारे पास हैं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए। अब जितना ये कम होंगे ना उतनी बुरी चीज है, और जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो डेटा आया है ना उसके हिसाब से ये है कि 280 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हमारे पास है, मतलब उतना कार्बन बजट हमारे पास अभी बचा हुआ है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए। और हम हर साल कितना कर रहे हैं, 43 बिलियन टन कार्बन एमिशंस हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं। तो उसको नंबर जब आप डिवाइड करोगे ना, ये 6 साल 256 दिन के आसपास कहीं ना कहीं ये नंबर आएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इससे हमें पता लगता रहता है यार सिर्फ 6 साल बचे हैं हमारे पास, जब हमारा टेम्परेचर कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर ना एक तरह से वो आएगी कि हम भी यार इसकी तरफ काम करें, हम इसको रोकें, इस चीज को जो इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो उसका ही का नाम ही है दरअसल में कार्बन क्लॉक। ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप देख सकते हो किंग चार्ल्स 3 ऑफ यूके, इन्होंने लॉन्च किया है जो कि काउंटडाउन करेगा अंटिल 2030। अब ये रियल टाइम के ऊपर अपडेट होता रहता है। अगर मान लो आपने कहीं ना कहीं अगर अगर मान लो कार्बन एमिशंस आपने कम कर दिए दुनिया भर में, तो कहीं ना कहीं वो दिखाएगा अभी ज्यादा साल बचे हुए हैं। तो इस तरह से टाइम लेफ्ट अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहेगा रियल टाइम के ऊपर। इंडिया की तरफ से ना आप नोटिस करना, जो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन है, उन्होंने एक इवेंट को यहाँ पे स्पीयरहेड किया था। बेसिकली इंडिया ने भी मतलब ना द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट क्लॉक असेंबली सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाई थी। कहाँ पे, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो ये एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के द्वारा करवाई गई थी। तो बेसिकली इसका बस मीनिंग पता होना चाहिए कि कैसे हम कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी बातें यहाँ पे हमने क्लाइमेट क्लॉक के अंदर पढ़ी। ये सारी टॉपिक्स थे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियाज जाइंट मीटरवेव रेडियो रेडियो टेलीस्कोप। इसको एक बार क्विकली समझ लेते हैं। देखो आप सभी लोग ना ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में समझते होंगे, अगर नहीं समझते छोटा सा बता देता हूँ। मान लो एक आपकी ना, ये आपकी एक चादर टाइप्स कोई चीज़ है, अगर इसके अंदर आपने कोई भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक तरह का डिप्रेशन आएगा। और अगर ये काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा होगा, काफ़ी एक्सट्रीम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इससे रिपल्स फॉर्म होते हैं। तो दरअसल में ना जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो एक तरह के रिपल्स ही होते हैं इन द स्पेस टाइम फैब्रिक, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आपका कोई बहुत, जैसे ना जैसे न्यूट्रॉन स्टार हो गया या आपके ब्लैक होल्स हो गया, तो इस तरह से अगर आपका कोई मैसिव यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्सट्रीम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसकी वजह से कुछ रिपल जो फॉर्मेशन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। सर ग्रेविटेशनल वेव्स चलो हमें पता है। अब उसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे, आप लोग जानते होंगे न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में भी। अब न्यूट्रॉन स्टार क्या है, देखो जब होता है आपका एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद ना आपके न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं। ये जब मान लो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके प्रोटॉन्स हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गया, वो कंबाइन करते हुए एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार फॉर्मेशन होते हैं। तो ज़्यादातर ना न्यूट्रॉन स्टार्स में हमें न्यूट्रॉन्स ही मेजरली देखने को मिलते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि न्यूट्रॉन स्टार्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है सर, न्यूट्रॉन स्टार्स का भी हमें पता है। उसी तरह से आप जानते होंगे पल्सार्स के बारे में भी, या पल्सर जैसा भी आप बोलना चाहो। अब पल्सर्स क्या करते हैं ना, ये भी काफ़ी एक चमकते हुए मतलब ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये रेडियो वेव्स को कंटिन्यूसली ऐसे भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं। मतलब ये भी काफी सुपर डेंस होते हैं, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार्स ही हैं जो काफी तेजी से स्पिन करते हैं एंड काफी ये सुपर डेंस होते हैं। अभी क्या हुआ है ना, अब आप नोटिस करो, ये जो पल्सर हैं वो क्या करेंगे, वो एक तरह से रेडियो फ्लैशेस को हमें कंटिन्यूसली भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं, मान लो हमें यूनिवर्स से आ रहे हैं, स्पेस टाइम से, अगर इनके बीच में हमें ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या इन जो सिग्नल्स का अराइवल है वो चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब ग्रेविटेशनल वेव्स आ जाती है ना, तो वो इन सिग्नल्स को इन्फ्लुएंस कर देती है, उनके मतलब जो टाइम है पहुंचने का धरती के ऊपर,
तो उसके ऊपर थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा डिले हो जाता है। कुछ सिग्नल हो सकता है कई बार जल्दी आ जाए, कुछ सिग्नल थोड़ा हमें देरी से आए। तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पे ना हमने डिटेक्ट किया है जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप से। एक्चुअली में क्या है ना, इंडिया की तो चलो इंडिया की तरफ से क्या था, जीएमआरटी जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप। उसके अलावा 5 और टेलीस्कोप्स थी जिन्होंने कहीं न कहीं ये हमें पाया है, इन्होंने कन्फर्म किया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रेजेंस को इन्होंने कन्फर्म कर दिया यूजिंग द पल्सार ऑब्जर्वेशंस। तो इन्हीं को देखो कॉस्मिक क्लॉक्स भी बोल सकते हो। तो एक तरह के काफ़ी तेज़ी से स्पिन करते हुए हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स ही होते हैं, जो एक तरह की ब्राइट फ्लैशेस हमें हमें देखने को मिलती हैं। साथ में अगर आप नोटिस करो, इनको ना लाइट हाउस के नाम से भी बोला जाता है। तो ये बात भी आपको, लाइट हाउस भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि एक तरह की ये रेडियो बीम्स को कंटिन्यूअसली एमिट करते रहते हैं, तो हमें देखने में वो लाइट हाउस की तरह देखने को मिलते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी, रेडियो फ्लैशेस के बारे में बताया। और ये जो बात मैं कर रहा था ना नैनो हर्ट्ज ग्रेविटेशनल वेव्स की, ये दरअसल में वही बात है। जैसे सिग्नल्स आ रहे हैं स्पेस टाइम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रेजेंस आएगी। उसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से इन सिग्नल्स का अराइवल चेंज हो जाएगा। कुछ सिग्नल जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ सिग्नल थोड़ा सा हमें देरी से हमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स ने उनको यहाँ पे इम्पैक्ट कर दिया है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। बाकी देखो और भी मैंने यहाँ पे दिखी हुई हैं कि जैसे जो बाकी की 6 रेडियो टेलीस्कोप्स थी वो ये सारी थी, ठीक है ना। तो इनको इतना आपने ध्यान में नहीं देना। आपको इंडिया की जो जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप है, मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर थोड़ा मैं और बताऊं आपको, ठीक है, पहली बात तो ये है कि ग्रेविटेशनल वेव्स का पहली बार डिटेक्शन वो था, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा ही था। जायंट मीटर रेडियो वेव टेलीस्कोप के बारे में अगर आप जाना चाहते हो, तो ये पुणे में आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर? नारायण गांव के अंदर। काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पर आप अलग-अलग चीज़ों को यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हो। ठीक है, टोटल यहाँ पे 30 फुली स्टेरेबल गिगांटिक पैराबोलिक डिशेस देखने को मिलेंगी, 45 मीटर डायमीटर ईच की, जो कि आपको 25 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड होती हुई देखने को मिल जाएंगी। अब इनको बिल्ड किया गया था अंडर द डायरेक्शन ऑफ लेट प्रोफेसर गोविंद स्वरूप 1984 से 1996 के टाइम के बीच के ऊपर। अब इसका टाइम ना, इसका नाम आज के टाइम पर अपग्रेडेड जीएमआरटी भी होता है। अपग्रेडेड क्यों? क्योंकि कुछ यहाँ पे नए रिसीवर्स के थ्रू यहाँ पे इसको अपग्रेड किया गया है। ध्यान रखना, इसको ऑपरेट कौन करता है? एनसीआरए, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि एक पार्ट किसका है? टीआईएफआर का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का ये एक तरह से पार्ट है, ठीक है ना। और ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर काम करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए थे। बाकी साथ में न्यूट्रॉन स्टार हो गया, पल्सर हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमने अच्छे से समझ ली हैं। अब इसी के बेसिस के ऊपर एक पीवाईक्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करना, वीडियो पॉज करना और कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताना। उसी तरह से ट्रू फॉल्स दिए हैं, इनका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो क्वेश्चन दिए थे उनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला है मलेरिया के रिगार्डिंग, क्या एक वायरल इन्फेक्शन है? नहीं, यहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था पैरासाइटिक यहाँ पे इन्फेक्शन हमें देखने को मिलती है। बॉल्ड ईगल, तो क्या ये एकमात्र ऐसी सी ईगल है जो कि नॉर्थ अमेरिका का एंडेमिक है? ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। जगन्नाथ टेम्पल अनंत वर्मन जी के द्वारा ही बनाया गया था, पर क्या ये सोलंकी डायनेस्टी के थे? द आंसर इज फॉल्स। तो कौन सी डायनेस्टी थी ये गंगा डायनेस्टी का के थे, ठीक है ना। 12वीं सेंचुरी के अंदर आप सभी जानते होंगे जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो इनके द्वारा ही यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाकर इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।